साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज बारी है समान विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के क्लास की। और जीव विज्ञान में पिछले क्लास में हम लोगों ने आरबीसी को देखा। आरबीसी का विशेषता, उसकी पहचान, ब्लड में उसकी मौजूदगी और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सब की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत आरबीसी सबसे महत्वपूर्ण रक्त कोशिका के रूप में मौजूद है, सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है और उसी के कारण ब्लड हमारा जो है वो लाल दिखता है। और हमने कहा था कि लाल दिखने का वजह आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मौजूदगी। लेकिन अगर ब्लड कमने लगे, आरबीसी की संख्या कमने लगे, हीमोग्लोबिन कमने लगे, तो शरीर का रंग लाल ना होकर के पीला या सफेद दिखने लगता है। तो कहते हैं कि एनीमिया हो गया या इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। तो यही टॉपिक चल रहा था पिछले क्लास में जीव विज्ञान के। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस कड़ी को, और देखेंगे आज एनीमिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को। और फिर उससे आगे हम लोग बात करेंगे रक्त में मौजूद एक और महत्वपूर्ण कोशिका की। तो सबसे पहले तो जो चैनल को कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो क्लास को लाइक भी करें और अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर करें। क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें, क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आवर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी, और आरबीसी के सभी महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग समझ चुके थे। अब यहां से आगे चलते हैं। तो आरबीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारी है जो ध्यान रखना है। तो पहला तो कि आरबीसी का संख्या कम जाना, पहला। दूसरा, या हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाना, मात्रा कम हो जाना, या शरीर में समग्र रूप से रक्त की कमी हो जाना। ये तीन सिचुएशन जो अक्सर हमारे जीवन में घटित हो जाता है, कुछ फिजियोलॉजिकल क्रिया की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ दुर्घटनाओं की वजह से, कुछ खान पान की वजह से, जो भी कारण हो, अगर वो कारण ये तीन तरह के इफेक्ट क्रिएट करता है शरीर में। या तो आरबीसी की संख्या कम हो जाए जो नॉर्मल से कम हो, दूसरा या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, या रक्त की कमी हो जाए। तो ये तीनों सिचुएशन एक बीमारी के रूप में हमारे शरीर में देखा जाता है जिसको अनीमिया कहते हैं। ये ध्यान रखना, अनीमिया, जिसके बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था और वहीं पर हमने क्लास को समाप्त किया था। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो अनीमिया जो है वो सामान्य भाषा में रक्त की कमी होता है। एग्जाम यही पूछता है कि रक्त की कमी को किस बीमारी के रूप में देखते हैं, तो अनीमिया। अब वो रक्त की कमी इन तीन फॉर्मेट के रूप में हो सकता है। आरबीसी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या रक्त ही कम हो सकता है। अब ये रक्त की कमी अनीमिया है, और रक्त की कमी को दूसरे रूप में आप हीमोग्लोबिन की कमी भी कह सकते हैं। और जब हीमोग्लोबिन या रक्त कमने लगता है तो शरीर की अपनी कार्य क्षमता घटती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इफिशियंसी घट जाती है। एक व्यक्ति चढ़ता है 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग पर तो हांफने लगता है। युवा व्यक्ति 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का जवान भी चढ़ में हांफने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके शरीर में आरबीसी प्रॉपर नहीं है। वही पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो पहाड़ पर लोग रहते हैं और दिन भर में 2-3 बार पहाड़ से ऊपर नीचे चढ़ते उतरते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में आरबीसी ज्यादा है। तो आरबीसी का कम होना कई तरह के इंपैक्ट को डालता है शरीर में, कई तरह के बीमारी को क्रिएट करता है। और उसमें जो मेजर पार्ट है वो अनीमिया के रूप में है। तो अनीमिया के रूप में रक्त की कमी कह सकते हैं, या हीमोग्लोबिन की कमी कह सकते हैं, या इसी को एक नॉर्मल भाषा में अक्सर दिया जाता है अरक्तता। तो अरक्तता जो है ये क्या है? तो सिंपली अनीमिया का ही नाम है। और वो कंडीशन इन तीन फॉर्म में देखने को मिलता है हमारे बॉडी में। कारण हमने बहुत कहा कि कोई बीमारी हो सकती है, भोजन की कमी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकता है,
नीचे ग्राउंड पर रहते हैं, कोई ऊंचाई पर रहता है, तो अलग अलग कंडीशन में ये कंडीशन क्रिएट होता है जिसको अनेमिया कहते हैं। अब ये जो अनेमिया कॉमन भाषा है, कॉमन एक कंडीशन के लिए अनेमिया वर्ड यूज होता है। और कॉमन है क्या? तो सिर्फ कॉमन यही है कि या तो शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या आरबीसी कम हो जाए, या खून की कमी हो जाए। अब इसके चलते हम लोग अनेमिया का स्वरूप देखते, लेकिन अनेमिया किसके कारण से हुआ, किस वजह से, उसके लिए अनेमिया का कुछ टाइप है, और वो टाइप अक्सर पूछता है एग्जाम। तो पहला जो अनेमिया है वो नाम याद रखना है कि अनेमिया का जब हम लोग कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो उसके कई तरह के प्रकार दिखाई पड़ते हैं, और इसके कारण और उपचार पर नजर डाल के हम मेडिकल साइंस में कुछ चीजें करते हैं जिससे ब्लड की कमी को कंट्रोल किया जाता है और अनेमिया से लोगों को बचाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अनेमिया का जो प्रकार है उसके होने वाले वजह के आधार पर अलग अलग टाइप में दिखाई पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एक अनेमिया कॉमन है जो अक्सर लोगों में देखने को मिलता है किसी विशेष सिचुएशन में, और इस अनेमिया को हम लोग नाम देते हैं ब्लड लॉस अनेमिया। तो बिल्कुल कॉमन है ब्लड लॉस अनेमिया। हमने पढ़ा है, आपको बताया गया है, सबको याद होगा कि हमारे शरीर में एक हेल्दी और एक वयस्क पर्सन हो तो उसके शरीर में रक्त होना चाहिए एक प्रॉपर मात्रा में। मेल में कितना? तो 5 से 6 लीटर, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। तो इतना होना चाहिए, तो माना जाता है कि ब्लड सही मात्रा में है, और जितना होना चाहिए उतना क्वांटिटी है ब्लड का। लेकिन यहां क्या है? ब्लड लॉस अनेमिया, मतलब ब्लड की कमी हो गई, लॉस हो गया। और लॉस कैसे होता है? तो नॉर्मली ये लॉस ब्लीडिंग की वजह से होता है। ध्यान रखना है, क्या है ये? ब्लीडिंग है। और ब्लीडिंग मतलब रक्त का रिसाव। अब होता क्या है कि किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गया, दुर्घटना घट गई, और दुर्घटना के कारण उसका ब्लड लीकेज कर गया, कहीं त्वचा कट गया, कहीं पांव में चोट लग गया, कहीं ऐसा हो गया कि ब्लड उससे निकल रहा, और ब्लड इतना ज्यादा निकल जाए कि जो प्रॉपर मात्रा उससे ज्यादा कमी हो जाएगी, तो व्यक्ति का जान सांसत में पड़ जाएगा, जान लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि ब्लड कमेगा तो हीमोग्लोबिन कमेगा, और हीमोग्लोबिन कमेगा तो दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान जा सकती है। और ऐसा अक्सर होता है जब कभी दुर्घटना होता या कोई सर्जरी हुआ और सर्जरी ठीक से नहीं किया गया, तो सर्जरी में जैसे ही कटिंग होता तो ब्लड बहुत तेजी से आता। कई प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लीडिंग के कारण बहुत बड़े बड़े घटनाएं घट जाती, क्योंकि डिलीवरी जब होती है तो बड़ी मात्रा में ब्लड का लीकेज होता, और ये ब्लड का लीकेज होना सिंपल क्रिएट करता है कारण कि उसकी वजह से ब्लड कम हो गया बॉडी में, और कमने की वजह से दम घुट गया और आदमी की जान चली गई। तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी ब्लीडिंग के कारण, ब्लीडिंग का वजह जो भी हो, दुर्घटना हो, सर्जरी हो, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला ऑपरेशन हो, कोई भी, अगर ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाएगा तो उस बच्चे में या उस व्यक्ति को क्या होगा? अनेमिया की सिचुएशन आ जाए, और उसकी जान जा सकती है अगर उसके ब्लड की पूर्ति शीघ्रता से नहीं की गई। तो दुर्घटना होता है, देखते हैं सड़क पर पड़ा रहता है कोई व्यक्ति जख्मी हालत में, और हॉस्पिटल टाइम पर पहुंच जाता है तो डॉक्टर उसको बचा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा देर हो गया और सड़क पर पड़े पड़े ब्लड लीकेज कर गया और ज्यादा गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ब्लड की कमी की वजह से उसकी जान चली गई, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। और अक्सर जो आज का सोसाइटी है कि एक पड़े हुए इंजर्ड व्यक्ति को भी कोई छूना, टच करना नहीं चाहता है, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, और इसी वजह से कई लोग रास्ते में पड़े पड़े ब्लड के लॉस के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। तो ऐसा अगर अनेमिया हो रहा है कि ब्लीडिंग के कारण अनेमिया हो तो कहेंगे वो क्या है? वो तो ब्लड लॉस अनेमिया है जो लीकेज की वजह से हो रहा। तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा जो अनेमिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसको याद रखना है। नाम है हीमोलिटिक अनेमिया। तो ये एक दूसरा वजह है हीमोलिटिक अनेमिया। तो एक वर्ड है साइंस में जिसको लिसिस कहा जाता है, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, या हिंदी में टूटना कहते हैं।
अब ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसी बना, हीमोग्लोबिन बन रहा है, लेकिन किसी संक्रमण की वजह से, शारीरिक फिजियोलॉजी के एबनॉर्मलिटी की वजह से वो आरबीसी ब्लास्ट करता है, टूटता है। और जब टूटने लगेगा तो जब आरबीसी ही टूट जाएगा, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन को बनना, तो जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोग्लोबिन भी खत्म होगा, और हीमोग्लोबिन खत्म होगा तो उस स्थिति में व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और तब वो कहलाएगा क्या? हीमोलिटिक एनीमिया। तो हीमोलिटिक एनीमिया सिंपली कहेंगे क्या? तो आरबीसी के लिसिस के कारण, कि आरबीसी अगर ब्रेक डाउन करने लगे, टूटने लगे, मरने लगे, तो उस स्थिति में जो अनेमिया होता है उसको हीमोलिटिक एनीमिया के रूप में देखते। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर आरबीसी टूटता है और उसकी वजह से आरबीसी की संख्या घटने लगती है, और जब घटेगी तो आरबीसी घटने का मतलब हीमोग्लोबिन घटना, हीमोग्लोबिन घटने का मतलब एक अनेमिया का हो जाना। तो ध्यान रखना है। दूसरा, तीसरा जो टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, और उसका नाम है पोरिसियस एनीमिया। पोरिसियस एनीमिया, या इसी का दूसरा नाम और करके याद रखना है मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। तो दो वर्ड हो गया, एक हो गया पोरिसियस एनीमिया और एक हो गया मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। एक ही नाम है, एक ही बीमारी है, लेकिन दो नाम से जाना जाता। एक ब्लड लॉस एनीमिया, एक हीमोलिटिक एनीमिया, एक पोरिसियस एनीमिया या मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी जन्म लेता है कहां? तो रीड बोन मैरो। और मरता है कहां? तो मरता है लीवर में, लिम्फ नोड में या स्प्लीन, तो तीनों जगह मरता है। और इस दौरान उसका टाइम पीरियड लाइफ का 120 दिन होता है, 120 दिन। तो अगर जिंदा हुआ, जन्म लिया आरबीसी और 120 दिन तक जी लिया, तब तो उसका अपना जीवन पूरा हो गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों में आरबीसी जन्म लेता है और 120 दिन के जगह 10, 20, 30 दिन होते होते वो डेथ कर जाता है, मर जाता है। मतलब ये क्या हो गया कि ये आरबीसी अपरिपक्व रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब मैच्योर नहीं हो पाता है। और जब मैच्योर नहीं होगा और उम्र के पहले ही मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कमने लगेगा, और हीमोग्लोबिन कमेगा तो कहेंगे उसको अनीमिया हो गया। मतलब यहां सिंपली क्या है कि यहां पर एक ही कारण है पोरिसियस एनीमिया में कि आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा, मैच्योर नहीं हो पाता है, या सिंपली कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि यह जो है पूरा विकास या पूरा विकसित नहीं हो पाता है। और विकसित नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसको एनीमिया का शिकायत, एनीमिया का सिम्टम दिखने लगे। और ऐसे जो आरबीसी की कमी हो जाती है अब परिपक्व होने के कारण, मैच्योर नहीं होने के कारण, तो ऐसी एनीमिया को हम नाम दे देते हैं क्या? पोरिसियस एनीमिया या मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो एनीमिया हो रहा है कि प्री मैच्योर क्यों रह जाता है, क्यों परिपक्व नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता है कि ऐसे आरबीसी को जो भोजन चाहिए डेवलप होने के लिए, जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमने कहा भोजन की कमी हो, कोई दुर्घटना हो जाए, सर्जरी हो जाए, किसी वजह से भी हो सकता है। अब इस स्थिति में यहां जो दिख रहा है उसका एक ही वजह है कि इसको पूरा तरह से जो पोषण चाहिए विकास करने के लिए वो नहीं मिल रहा है। और पोषण के रूप में दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो विटामिन B12 और दूसरा फॉलिक एसिड, ये दोनों अगर है तब तो ये कंडीशन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों कम हो जाता है, और कम होने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होता है जिसको हम लोग पोरिसियस एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो वैसा एनीमिया जिसमें आरबीसी मैच्योर ना हो, परिपक्व ना हो, विकसित ना हो, उसे कहेंगे पोरिसियस एनीमिया। और उसका कारण क्या? तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाना और फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। विटामिन B12 को एक नाम से जाना जाता है जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं,
और ये साइनोकोबालामीन इसलिए कि इसमें एक धातु है जिसमें नाम है कोबाल्ट, और कोबाल्ट धातु की वजह से इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। तो विटामिन B12 याद रखना है, बार बार पूछता है कि कौन विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तो याद रखना है विटामिन B12। और इसीलिए अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी महिलाएं कंसीव करती हैं या कंसीवमेंट के लिए प्रयास कर रही होती हैं, डॉक्टर सबसे पहले फॉलिक एसिड और आयरन की गोली प्रीफर करते हैं कि आप लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ने वाली है, हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ने वाली है। और ये होना चाहिए, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छा रखना है तो ये दोनों आपको प्रॉपर मात्रा में लेना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के एनीमिया नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे एनीमिया होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, बहुत सारे, लेकिन आपको ये प्लास्टिक एनीमिया, लेकिन यहां पर जो 3 है इसको कम से कम ध्यान रखेंगे, जिसमें पोरेसियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो आरबीसी से संबंधित ये तो हो गया, आरबीसी की कमी हो जाना जो एनीमिया कहलाता है। लेकिन कभी कभी और भी कई तरह के सिचुएशन है जो एक नए टर्म और नए सिम्टम को क्रिएट करते हैं शरीर में, और जो भी इस तरह के टर्मिनोलॉजी होते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब यहां जो हम लोग देखेंगे, यहां तो हमने देखा कमी के कारण होने वाले कुछ कंडीशन को जो एनीमिया के रूप में देखा, लेकिन एक नाम है, नाम याद रखना है, पॉलीसिथेमिया बेरा, या इसी को इरीथेमिया भी कहा जाता है। तो और करके याद रखना। तो अभी तक पढ़ रहे थे एनीमिया, आरबीसी की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, या ब्लड की कमी हो जाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में आरबीसी की संख्या नॉर्मल से इंक्रीज कर जाती है। कब? जब वो टेस्ट कराते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख होना चाहिए। कितना में? तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, इतना में 45 से 50 लाख होना चाहिए एक बूंद में। अगर इतना होता तो कहते हैं कि हेल्दी है, आरबीसी की कमी नहीं है। लेकिन किसी का टेस्ट लिया जाए, लैब में दिया जाए ब्लड, और उसमें आरबीसी की संख्या 50 की जगह 60 लाख मिले, 60 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, इतना मिले, तो चाहिए था 50 और हो गया कितना? 60। तो ऐसे कंडीशन को हम एक टर्म के रूप में बायोलॉजी में देखते हैं या मेडिकल साइंस में देखा जाता है, जिसको पॉलीसिथेमिया बेरा कहा जाता है। फिर ध्यान रखना है, पॉलीसिथेमिया बेरा मतलब ये क्या है? तो यह एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब एक लैब में चेक करने के दौरान एक स्थिति है, और एक ऐसी स्थिति जिसमें आरबीसी की संख्या समान से अधिक मिलती है, समान से अधिक पाई जाती है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे टर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। कमी हो जाए तो एनीमिया, और बढ़ जाए तो पॉलीसिथेमिया बेरा, और नहीं तो इसी का नाम इरीथेमिया। तो ये 2 टर्म याद रखेंगे। और यहां पर समान से अधिक होना मतलब नॉर्मल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किन्हीं व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या नॉर्मल से अधिक हो जाती है लैब में टेस्ट कराने के दौरान, और तब उस कंडीशन को पॉलीसिथेमिया बेरा या इरीथेमिया कहा जाता है। जैसे नॉर्मली जो पहाड़ पर हमने कहा रहते हैं लोग, उनके गाल एकदम सेब जैसे लाल होते हैं। तो कश्मीर में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे और पहाड़ी लोगों से मिलेंगे तो उनके गाल पर लगेगा कि एकदम रेडिश खून छिटका हुआ। एग्जाम में पूछता है कि ऊंचाई पर जाने पर या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के चेहरे पर लालिमा होती है, क्यों? क्योंकि उनमें नॉर्मल से ब्लड का आरबीसी जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उनको ऊपर में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन ले सके, ऊंचाई पर उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति कर सके, इसलिए ज्यादा आरबीसी को काम करना पड़ता है। जो 10 आरबीसी करता वो 50 आरबीसी मिल करके करेगा, तब जाकर ऑक्सीजन की उसके जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो पाए, और इस स्थिति में उनका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। नॉर्मल समझते कि वो हिमाचल में है, कश्मीर में है, तो सेब वगैरह खूब खाते होंगे तो सेब जैसा लाल हो गया, ऐसा है नहीं। वो लाल इसलिए है
कि ऊंचाई पर उनको ऑक्सीजन को प्राप्ति के लिए ज्यादा आरबीसी चाहिए, इसलिए बॉडी उस हिसाब से आरबीसी बनाता। तो ये एक कंडीशन है कि पॉलीसिथेमिया बेरा जो आरबीसी की संख्या को समान से अधिक स्थिति में दिखाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट जो आरबीसी से संबंधित है वो आपको ध्यान रखना कि आरबीसी जो हमने कहा कि 45 से 50 लाख होना चाहिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ आरबीसी के प्रोडक्शन और डेथ की बात करें तो ध्यान रखना है कि आरबीसी का डेथ रेट होता है DETH, डेथ रेट, ये ध्यान रखना। और डेथ रेट कितना है तो प्रतिदिन 1% आरबीसी की डेथ हो जाती है, 1% पर डे। मतलब जितना आरबीसी होता है शरीर में उसका 1% प्रतिदिन मर जाता है, ये ध्यान रखना। जबकि प्रोडक्शन रेट जो है उत्पादन का दर, तो प्रोडक्शन रेट अगर ध्यान देंगे, ये पूछा है एग्जाम में, तो आरबीसी बनता कितना है, तो आरबीसी बनने का दर बहुत फास्ट है और ये प्रति सेकेंड 2 मिलियन के हिसाब से आरबीसी का फॉर्मेशन बॉडी में अर्थात रेड बोन मैरो में होता रहता। तो ये ध्यान रखना कि मरने का दर 1% पर डे है, जबकि प्रोडक्शन रेट 2 मिलियन पर सेकेंड। और ये पूछा था 2 मिलियन पर सेकेंड वाला कि हमारे शरीर में 1 सेकेंड में कितना आरबीसी का उत्पादन या जन्म या उत्पत्ति होता है, तो 2 मिलियन। और इसलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कुछ होता नहीं है, अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में है, स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर रक्त दान करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं भी करेंगे तो आरबीसी 120 दिन के बाद मरेगा ही और मरता रहता है, बनता रहता है। जितना आप देंगे इमीडिएटली वो चीजें 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर फिर से रिकवर हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये 2-3-4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है आरबीसी के बारे में। तो यही था आरबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हम लोग डब्ल्यूबीसी की तरफ, जो ब्लड का दूसरा महत्वपूर्ण कोशिका के तौर पर यहां पर दिखाई पड़ रहा। तो दूसरा जो है वो डब्ल्यूबीसी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कोशिका के बारे में। तो दूसरा जो है वो ये है डब्ल्यूबीसी। तो क्या है डब्ल्यूबीसी? हमने कहा था कि रक्त एक उत्तक है और उत्तक में कोशिका और मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अलावा सेल होते हैं। और सेल में मानव के या स्तनधारियों के सेल में 3 तरह की कोशिकाएं की बात हुई थी। एक हमने आरबीसी देखा, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो चलिए जैसे आरबीसी को स्टडी किया हमने, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को भी देखते हैं, जो भी इसका महत्वपूर्ण फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो पहला तो ध्यान रखना है कि आरबीसी के तरह ही डब्ल्यूबीसी का 2-3 नाम है और एक नाम जो कॉमन है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, वो ध्यान रखना है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। एक तो ये है, तो वहां था रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और यहां है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, बिल्कुल कॉमन है। दूसरा ध्यान रखना है कि इसका एक दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। जैसे हमने कहा था कि आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट है, आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट है, जस्ट लाइक उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट है। तो वहां रेड कलर था इसलिए इरिथ्रोसाइट, और यहां व्हाइट कलर है इसलिए ल्यूकोसाइट। तो ध्यान रखना है कि कहीं भी ये वर्ड आ जाए ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब ही व्हाइट होता है। कहीं भी आपको ल्यूको वर्ड दिखे तो तुरंत समझना है कि ये सफेद है। जैसे मानव में एक कॉमन बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा, जिसको कहते हैं सफेद दाग। तो डर मतलब स्किन, ल्यूको मतलब सफेद। तो जब त्वचा का रंग सफेद होने लगे, उससे मेलानिन पिगमेंट हटने लगे या फॉर्मेशन मेलानिन पिगमेंट का बंद हो जाए, तो या तो स्किन चैप पैच के रूप में सफेद दिखता है या पूरा बॉडी ही सफेद हो जाता है, तो कहते हैं उसको ल्यूकोडर्मा हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि व्हाइट जो है ल्यूको को सरसत कर, यहां साइट मतलब से, ल्यूको मतलब व्हाइट। तो एक ऐसा ब्लड सेल जिसका कलर सफेद होता है वो ल्यूकोसाइट, ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि ल्यूकोसाइट का
अपना कलर है, और कलर बिल्कुल अभी हमने कहा कि कलर ही महत्वपूर्ण है और कलर के कारण ही नाम है। तो कलर क्या है? व्हाइट है। तो व्हाइट क्यों है? तो व्हाइट इसलिए है कि यहां पर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। क्या है? हीमोग्लोबिन अब्सेंट है, यहां हीमोग्लोबिन होता ही नहीं। तो ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन जब नहीं है तो इसी की वजह से WBC का कलर सफेद है, RBC रेड है, क्योंकि वहां हीमोग्लोबिन होता। अब यहां ध्यान दें कि यहां जो है RBC और WBC में अंतर, हमने पढ़ा था कि RBC जो स्तनधारी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। किसको छोड़कर? ऊंट और लामा को छोड़कर किसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ऊंट और लामा के RBC में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां क्या है? WBC में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट मतलब पाया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, RBC में नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि WBC में नहीं, WBC में होगा, और इसीलिए WBC RBC में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि अब यहां भी WBC का अपना एक नंबर होता है। जैसे RBC का नंबर की बात किया था हमने, उसी तरह से WBC का नंबर। और जब WBC के नंबर की बात आती है तो ये नंबर लगभग 5000 से शुरू होकर 10,000 के बीच होता है। कितना में? तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। वहां का कितना? तो 45 लाख से 50 लाख, और ये मात्र 5 से 10,000, बहुत कम है। ये ध्यान रखना, लेकिन कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में RBC से ज्यादा सवाल WBC से पूछता है, ये ध्यान रखना, और पूछेगा बार बार। तो 5 से 10,000। अब 5 से 10,000 अगर WBC है और RBC 45 से 50 लाख, तो WBC इज टू RBC निकालें, मतलब रेशियो निकालें कि दोनों कोशिका का अनुपात कितना होता है शरीर, किसके रेस्पेक्ट में कितना है। तो ये जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि अगर WBC की एक कोशिका लिया जाए तो उसके रेस्पेक्ट में RBC 500 से लेकर 1000 की संख्या में होता है। मतलब एक WBC पर 1,000 RBC होता है, मतलब 1000 गुना ज्यादा है, 500 से 1000 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना कि यहां शेप इरेगुलर है, इसलिए शेप की कोई बात नहीं हो। दूसरा कि यहां पर इसका भी अपना लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन है जीवन का, और जीवन का पहले ज्यादा माना जाता था, 1 सप्ताह के करीब, लेकिन अभी 2 से 4 दिन ही माना जाता है कि WBC बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी डेथ भी कर जाता है। तो 2 से 4 दिन इसका लाइफ स्पैन है। और जबकि ऑरिजिन स्थल की बात करें तो ऑरिजिन प्लेस, जो जन्म स्थान है इसका, ये हड्डियों में मौजूद येलो बोन मैरो है। तो हमने कहा था बोन मैरो की बात, सब कुछ समझाया था हमने कि बोन मैरो कहां है, किस रूप में है, रेड बोन मैरो कहां है, येलो बोन मैरो कहां है। तो येलो बोन मैरो जो है उसी के द्वारा WBC का निर्माण होता है। और येलो बोन मैरो ध्यान रखना है बना होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू से। ये ध्यान रखना, हमने पढ़ाया था जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू से बना हुआ ये येलो बोन मैरो ही WBC के निर्माण का कार्य करता है। तो इतना चीज पहले फैक्चुअली ध्यान रखें। WBC और RBC में तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या फर्क है, और ये फर्क बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए। अब यहां के बाद चलें तो जो हम लोग को देखना है मेनली वो WBC का फंक्शन देखना, और फंक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल हमने कहा ब्लड से पूछता है, ब्लड में WBC पूछता है और WBC के कार्य से पूछता है। तो इसी सीक्वेंस पर आपको ध्यान रखना। अब WBC के फंक्शन पर नजर डालना है थोड़ा सा। हम लोग समान अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो समान अध्ययन के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है उन सब को आपको ध्यान रखना है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का गलती ना हो, और बिल्कुल समझ करके कॉन्सेप्चुअली पढ़े। तो कार्य की बात करेंगे तो पता चलेगा कि WBC का कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है
रोगों से शरीर की रक्षा करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। जो आज कोविड-19 काल में बात हो रही है वो इसी की बात हो रही है। तो क्या करता है, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है, जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसका अलग अलग नाम एंटीबॉडी के रूप में देखते हैं हम लोग। तो कोई शरीर में बीमारी लगे या कोई बीमारी घुसे तो उस बीमारी से लड़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए, ताकि शरीर जिंदा रहे और शरीर को कोई नुकसान न हो। और इस रूप में वो जो सिस्टम चाहिए, वो रक्षा जो करने वाला सिस्टम है, वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसको WBC कहते हैं। तो मेन फंक्शन इसका ही है, रोगों से लड़ना। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि रोग से जब लड़ने की बात आती है तो रोग कई प्रकार के, एक सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक के गंभीर बीमारियां देखने को मिलती है। और बीमारी एक प्रकार का क्या है, दुश्मन है। और दुश्मन से लड़ने का, हैंडल करने का तरीका दुश्मन के प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई दुश्मन बातचीत से, समझाने से समझ जाता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी को दो चार आदमी के साथ जा करके बात करना पड़ता है, एक समझौता की नीति पर आना पड़ता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो हिंसक प्रतिक्रिया के द्वारा आपको प्रतिशोध करना पड़ता है। तो अलग अलग दुश्मन हैं और अलग अलग दुश्मन से लड़ने का, हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हर दुश्मन को एक ही हथियार से आप नहीं लड़ सकते। तो अलग अलग दुश्मनों के लिए अलग अलग हथियार जो बनाना है, वो बनाएगा कौन, तो WBC बनाएगा। और ये अलग अलग हथियार बनाने के लिए WBC अपने स्वरूप में चेंज करता है। और जब इसका स्वरूप बदलता है तो WBC के डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोशिका विकसित होती है। अब यहां ध्यान रखना है कि जब कार्य को देखेंगे तो इस कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर WBC को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है। मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है, ये ध्यान रखना। मतलब मुख्य रूप से दो भाग है, लेकिन उसके फिर और भी ब्रांचेज है। अब इसी दोनों को समझ लेना कि मुख्य भाग कौन कौन है। अब इसी को ध्यान देंगे। हमने कहा अलग अलग बीमारी है और अलग अलग बीमारी से लड़ने के लिए अलग अलग कोशिका WBC का काम कर रहा है। और इसको जब बांटते हैं तो मुख्यतः दो भाग में दिखाई पड़ता है। तो कौन कौन है दो भाग, इस पर नजर डालें। तो पहला जो भाग है उसका नाम है ग्रैनुलोसाइट। ये ध्यान रखना है, पहला जो भाग है ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा जो भाग है उसका नाम है ग्रैनुलोसाइट। ये ध्यान रखना। मतलब WBC को मुख्य रूप से सामान्यतः दो भाग में विभाजित करके स्टडी किया जाता है, और वो अलग अलग WBC के प्रकार के आधार, क्योंकि हमने कहा रोग अलग है, रोग के टाइप्स अलग हैं, और उससे बॉडी लड़ेगा अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, अलग अलग सिस्टम के द्वारा। और उसके लिए WBC ने अपने आप को दो भाग में विकसित किया। तो यहां पर एक है ग्रैनुलोसाइट और एक है ये ग्रैनुलोसाइट। होता क्या है कि कुछ WBC जो होते हैं, उस WBC को ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इसके साइटोप्लाज्म में, चूंकि सेल है तो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका हमने पढ़ा है, साइटोप्लाज्म में दानेदार संरचना पाया जाता है। दानेदार संरचना पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और दाना दाना जो होता है उसको ग्रैन्यूल कहते हैं। दानेदार कोई भी स्ट्रक्चर मिले तो उसको ग्रैन्यूल कहते हैं। ग्रैन्यूल मतलब होता है दाना दाना। तो जब WBC लें और उसका साइटोप्लाज्म देखें तो साइटोप्लाज्म में दाना दाना आपको तैरता हुआ दिखेगा। और जब दाना दाना दिखे साइटोप्लाज्म में WBC के, तो ऐसे WBC का नाम क्या है, ग्रैनुलोसाइट।
पहला ध्यान रखना। और दूसरा जो है कि ऐसे भी WBC होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में दानेदार संरचना नहीं होता है, दानेदार संरचना नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो जब दाना दाना दिखेगा तो ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल मतलब दाना है, साइट मतलब सेल है, और ए ग्रेनुलोसाइट, ए मतलब नहीं और ग्रेन्यूल मतलब दाना, तो वैसा साइटोप्लाज्म या वैसा WBC जिसके साइटोप्लाज्म में दानादार संरचना नहीं दिखेगा तो उसका नाम हो जाएगा क्या, ए ग्रेनुलोसाइट। होता क्या है कि अगर WBC ले, ऐसे WBC है तो ये साइटोप्लाज्म है ऐसे, और इसके अंदर न्यूक्लियस है मान लेते हैं, तो इसी के अंदर ऐसे दाना दाना दिखेगा तैरता हुआ। तो ऐसे अगर दाना दिखेगा तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट। और एक हो गया कि ऐसा है कि ऐसा सेल तो है WBC का, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म है लिक्विड, लेकिन ये दाना बीच बीच में नहीं। तो जब दाना नहीं है तो कहेंगे क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो इसी रूप में आपको ध्यान रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। और जब ग्रेनुलोसाइट को स्टडी करेंगे तो यह जो है यह 3 प्रकार का होता है। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार, कौन कौन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला जो है वो नाम रखना इसका याद, नाम है बेसोफिल। दूसरा जो नाम है उसका नाम है इसिनोफिल्स, और तीसरा जो नाम है इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। तो बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत भी 2 प्रकार है। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 प्रकार, ये ध्यान रखना। और 2 प्रकार कौन कौन, तो ध्यान देना है कि 2 प्रकार में एक जो है उसका नाम है लिम्फोसाइट, और दूसरा जो है उसका नाम मोनोसाइट्स। तो ये आपका WBC के प्रकार की बात कि WBC कैसे है और किस रूप में है। और ध्यान देना है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और इसके आधार पर आपको कई तरह के तथ्यों को आंसर करना होगा। तो हमने कहा कि WBC 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म में दानादार संरचना होगी जैसे यहां दिख रहा है, और वो 3 प्रकार का है, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि यहां आ जाए ए ग्रेनुलोसाइट में तो यहां साइटोप्लाज्म में दानेदार संरचना नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, और यहां 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब यहां जो ध्यान देना है वो कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर, और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो 2 प्रकार है उसके अंतर्गत डिवीजन। तो यहां पर ध्यान दें कि ये 3 और ये 2, तो टोटल जो WBC है वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कितने प्रकार के, 5 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया कि WBC के प्रकार होते हैं कितने। तो WBC के अगर टोटल प्रकार पूछेगा तो 5 तरह का हो, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, अलग अलग। लेकिन अगर ग्रेनुल के आधार पर पूछेगा तो 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट पूछ देगा तो 3 ये ग्रेनुलोसाइट है और 2 क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट। अब यहां ध्यान रखना है कि ये ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत ये तीनों है, ये तीनों का डिवीजन एक स्टेनिंग टेक्निक से होता है। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब कि कलर दिया जाता है केमिकल्स के द्वारा, और कलर जिस रूप में वो छोड़ता है उसके हिसाब से पहचान की जाती है कि ये बेसोफिल है, कि इसिनोफिल है, कि न्यूट्रोफिल्स है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रेनुलोसाइट की पहचान स्टेनिक टेक्निक से किया जाता है, अलग अलग स्टेन करके। तो ये ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देंगे कि हमने कहा था अभी कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग WBC चाहिए।
तो ये सब अलग अलग तरीके से बीमारी से लड़ने का काम करेगा और तभी बीमारी ठीक होगी। अब यहां जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ये कि एग्जाम में जो पूछता है डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसके पूछने का कारण क्या है, इस पर नजर डालें। तो ध्यान दिए हुए कि जब भी ब्लड का टेस्ट आप दिए होंगे किसी लैब में, कभी भी ब्लड का टेस्ट दिए होंगे, और देते ही हम लोग कभी ना कभी ऐसा जरूरत पड़ ही जाता है किसी किसी बीमारी में कि डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखते ही। तो ब्लड के जब टेस्ट देंगे तो जनरली आरबीसी का टेस्ट ज्यादा नहीं, आरबीसी के टेस्ट में क्या होता है, तो एक ही चीज होता है कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पूछता है कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बताइए कितना है, रक्त में अनेमिया का सिम्टम तो नहीं है, तो एक ये पूछता है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी का चेक करेगा तो डब्ल्यूबीसी में लिखेगा टीसी डीसी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये करवा के आना। तो टीसी डीसी ऑफ डब्ल्यूबीसी का मतलब, टीसी का मतलब हो गया टोटल काउंट और डीसी का हो गया डिफरेंशियल काउंट। तो यही दो चीज आपसे पूछे, किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो टोटल काउंट नंबर कितना है डब्ल्यूबीसी का, और अलग अलग इन पांचों का नंबर कितना। इसी से आपको डब्ल्यूबीसी के संख्या का पता चलेगा कि कौन डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल कितना, एसिनोफिल कितना, न्यूट्रोफिल्स कितना, लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट कितना। तो कभी हेमेटोलॉजी करवाए होंगे लैब में तो टेस्ट को जरूर पढ़ें, वहां लिखा रहेगा टोटल नंबर इतना और अलग अलग सब का नंबर लिखा रहेगा कि कितना है और कितना होना चाहिए। होता क्या है कि जब भी कोई बीमारी लग जाती है किसी को, तो उस बीमारी के हिसाब से इन पांचों की संख्या में उतार चढ़ाव होता है, और उसकी संख्या किसी की बढ़ती है तो पता लगता है कि वो कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या संक्रमण हो सकता है, उसके आधार पर कौन सी दवा चलाई जाए। और चूंकि हम लोग टेस्ट रेगुलर करवाते हैं जीवन में, ऐसे भी रूटीन टेस्ट होना चाहिए 40 के बाद, तो हर दूसरे साल तीसरे साल पर एक बार पूरा फुल बॉडी चेकअप होना ही चाहिए, ताकि पता लग से जाए कि शरीर की स्थिति क्या। तो जब चेकअप कराते हैं तो यही पता चलता है ये ब्लड के डब्ल्यूबीसी की संख्या का क्या प्रकार। तो आज इतना ही, आगे हम लोग इन पांचों के सारे विशेषता पर बात करें कि इन पांचों का क्या महत्व है, किस प्रकार ये बीमारियों से लड़ेगा और कैसे कैसे बीमारियों को किस प्रकार ठीक करे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्लास, जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगा। तो उसको देखते रहें, कंटिन्यूटी के साथ चैनल से जुड़े रहें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या करंट अफेयर। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।